Friends, myself Chanchal Sharma, nursing officer in VMMC and Safdarjung Hospital. Welcome to my channel Nursing Exams Made Simple. Here we talk about the topics asked in the nursing officer's grade 2 exams. I follow the book Mosby and Cleck's RN Examination 20th edition. ये book बहुत ही अच्छी है. So we start with the fundamentals of nursing. Here we start with तो हम स्टार्ट करते हैं. एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है मैस्लोज हायरार्की नीड्स. ये मैस्लो जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसने स्टडी किया था ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर. यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी. दिस इज़ द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी. उसने ह्यूमन की नीड्स को कैटेगराइज किया था हायरार्कीज़ में. हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंस. दैट मीन्स ह्यूमन नीड्स टेंड्स टू अरेंज इन हायरार्की. इसमें क्या है, हम जो ह्यूमन नीड्स है, जो मैस्लो था, उसने ह्यूमन नीड्स को कैटेगराइज किया था लोअर नीड्स से लेके हायर ऑर्डर की नीड्स में. एक्चुअली प्रायोरिटाइज़ किया था. जो लोअर नीड्स होती हैं वो प्रायोरिटी बेस होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं जिनके डिप्राइवेशन होने पे बॉडी डजेंट फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक नीड्स हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारी बेसिक नीड्स आती हैं. लेमन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो रोटी कपड़ा और मकान. जैसे हमारा ऑक्सीजन है, फ्लूइड्स है, न्यूट्रिशन है, बॉडी टेम्परेचर है, एलिमिनेशन है, शेल्टर एंड सेक्स. ये सारे बेसिक नीड्स हैं. अगर ये किसी भी इंसान को नहीं मिलते हैं तो उसकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी. नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास आता है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. इसके अंदर when a human gets all the physiological needs, he tends to move towards the next higher level of the hierarchy, जिसमें हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आते हैं, जिसके अंदर हमारी काफ़ी तरह की नीड्स आ सकती है जो उसके बिहेवियर को मोटिवेट करती है नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए. इसके अंदर हमारे पर्सनल सेफ्टी हो सकती है, फाइनेंशियल सेफ्टी है, हाउसिंग सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी है. ये सारे हमारे सेकंड स्टेज के अंदर आते हैं. थर्ड हमारा आता है लव एंड बिलोंगिंग्स का नीड. when a human being gets all the safety and security needs, he tends to move towards the loves and belongings needs. He needs a love being. Next on that, he moves towards the self esteem needs. That's on a higher hierarchy. सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं. एंड द लास्ट हमारे पास जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड है. ओके, हियर आई एम. नेक्स्ट जो नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड है. दिस इज़ द लास्ट कि इसमें जो है हमारी सारी नीड्स जब पूरी हो जाती हैं इंसान की तो ही टेंड्स टू मूव इन हायर हायरार्की. दैट इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इसमें प्रायोरिटी वाइज होता है. जैसे अगर क्वेश्चन में हमें कभी एक किसी का कंडीशन दिया होगा पेशेंट का, और उसमें हमें नीड्स को नर्सिंग प्रोसेस में अगर अरेंज करना है तो हम जो डायग्नोस में प्रायोरिटाइज़ करेंगे ना वो इसी नीड्स के अकॉर्डिंग करेंगे. यहाँ पे हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो इसके अकॉर्डिंग काम करती है. हमारी जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले बेसिक नीड्स को मिलेगी, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लूइड्स, खाना, ये सारे. देन वी अगेन मूव टू द हायर हायरार्कीज. दिस इज द प्रायोरिटी नीड्स. ओके, what is this? It is the priority needs. You can understand by this diagram also. Here the priority needs are still the same, exactly the same. सबसे नीचे हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स है जिसमें है फूड, ड्रिंक, रेस्ट एंड स्लीप. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है वो सेफ्टी नीड्स है, सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल. थर्ड हमारे पास जो है वो बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स है, एफिलिएशन है, एक्सेप्टेंस है, अफेक्शन है. फोर्थ हमारे पास सेल्फ एस्टीम नीड्स है, कॉम्पिटेंस है, अप्रूवल है, एडिक्वेसी है. एंड फिफ्थ हमारे पास जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. ये हायरार्की है जो मैस्लो ने दिया था, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है. हायरार्की ऑफ नीड्स के बाद जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज. हम स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज की बात करेंगे, जहाँ पर यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके ऊपर आते हैं, GAS के ऊपर. GAS इज़ व्हाट? इट इज़ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. GAS की फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि किसने दिया था. ये साइंटिस्ट साइल्स ने दिया था जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. और इसके ऊपर पूछा जाता है कि इसके कितने स्टेजेस हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसे किसने दिया था. ये सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं. तो हमारे पास इसकी जो है 3 स्टेजेस हैं, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन. जैसे ही कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वियर एंड टीयर करता है, जो कि इंटरनल है, एक्सटर्नल हो सकता है, बेनिफिशियल या डेट्रीमेंटल भी हो सकता है. जो चेंजेस हैं, तो जो फर्स्ट स्टेज हमारे पास आता है वो अलार्म फेज़ आता है. अलार्म फेज़ में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ही अलार्म फेज़ होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी में,
फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स देता है। फाइट एंड फ्लाइट में क्या है, हमारी जो एड्रेनल मेडुला है वो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करती है, कॉर्टिसोल्स रिलीज़ करती है, जो हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक आपको सिचुएशन दी जाए कि आप जंगल में खड़े हो और आपके पास एकदम से शेर आ जाता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, अलार्म फेज़ में चली जाती है। वो आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे कि आपका एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होकर आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, आपको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तो पता है कि वो कैसे एक्ट करता है। आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपके ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाएंगे ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिले। ठीक है, ये सारा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। सेकेंड स्टेज क्या आ जाती है, इसकी रेजिस्टेंट स्टेज आती है। जब यही जो स्ट्रेस है वो कंटिन्यू रहता है, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे इनेबल हो जाती है कोप अप करने के लिए। वो कोप अप नहीं कर पाती है स्ट्रेस के साथ, हमारे जो सारे हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल्स हैं, वो सब यूज्ड अप हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी किस में चली जाती है, रेजिस्टेंट फेज में चली जाती है। थर्ड हमारे पास जो आता है वो एक्सॉशन फेज आता है। इसमें क्या है, अगर स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू होता रहे तो रिस्पॉन्सेज जो है वो इफेक्टिव नहीं होंगे और हमारी जो लास्ट स्टेज है वो हमारी एक्सॉशन एट डेथ हो जाएगी। आपको मैं इस एक डायग्राम से समझाती हूँ। ओके, तो जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम के इस डायग्राम से आपको क्या समझ आता है। स्टेज 1 में हमारे पास क्या है, अलार्म फेज है। अलार्म फेज में हमारी बॉडी स्ट्रेस के लिए रिएक्ट करना शुरू करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एचपी एक्सेस स्टार्ट होता है, हाइपोथैलेमिक एक्सेस स्टार्ट हो जाता है। सेकंड हमारे पास जब सेकंड स्टेज आती है तो रेजिस्टेंट फेज होता है, अडॉप्टेशन थ्रू स्ट्रेस होता है, सस्टेन्ड रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल्स होता है एंड अटेम्प्ट टू मेंटेन द प्रोसीजर। थर्ड हमारे पास जो है वो है स्टेज 3 में एक्सॉशन आ जाता है। इसमें हमारी बॉडी रिसोर्सेज जो है वो सारे डिप्लीट हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है एंड बॉडी डज नॉट फंक्शन एंड रिजल्ट इन द डेथ। ये हमारा GAS है, जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ ग्रीविंग रिस्पॉन्स। ग्रीविंग रिस्पॉन्स क्या होता है, इसके अंदर हम लॉस एक्सपीरियंस करेंगे। लॉस क्या होता है, लॉस एक एक्सपीरियंस है व्हेन समथिंग इज़ ऑफ वैल्यूएबल, दैट इज़ ऑब्जेक्ट और पर्सन इज़ लॉस्ट और गॉन। ये दो तरह का होता है, एक्चुअल है, परसीव्ड है। इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछते, क्वेश्चन मेनली पूछते हैं कि स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग कितनी होती हैं। तो स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग को मैं बता सकती हूँ अभी। हम जो स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग स्टडी करते हैं वो मेनली क्या करते हैं, हम कुबलर रॉस की थ्योरी स्टडी करते हैं। कुबलर रॉस ने थ्योरी दी थी जिसमें 5 स्टेजेस हमें बताए थे। कितने बताए थे, 5 स्टेजेस बताए थे। 5 स्टेजेस को हम किससे याद करते हैं, डाबडा से याद करते हैं। डाबडा में जो फर्स्ट डी है हमारे पास वो है डिनाइल। डिनाइल क्या है कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना। जैसे ही किसी इंसान को पता चलता है कि उसे कोई बीमारी है या वो उसे कोई टर्मिनल इलनेस है, वो मरने वाला है, तो वो डिनाइल फेज में चला जाता है। वो फर्स्टली उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट स्टेज है डिनाइल। टेम्परेरी शॉक टू बैड न्यूज़ लग जाता है, ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिफ्यूज़ल है टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स, और कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके एग्जाम्पल हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जिसको डिनाइल लगा है वो बोलेगा आई एम फाइन, मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं मर सकता, ही इज़ नॉट डेड, तो ऐसे रिएक्ट करेगा। सेकंड जो चीज़ हमारे पास आती है वो है ए मीन्स है एंगर। यहाँ पे जो है इंसान गुस्सा दिखाता है हर चीज़ के ऊपर, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो गुस्सा दिखाता है। सेकंड स्टेज है ग्रीविंग। जैसे एंगर के एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाई मी, मैं ही क्यों, मुझे ये सब क्यों हो रहा है। वाई डू अदर्स गेट टू लिव केयर फ्री, सब इतने अच्छे से क्यों रह रहे हैं जहाँ पे मुझे ये बीमारी हो गई है। तो ये सारा क्या है, एंगर दिखाता है। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड हमारे पास क्या है, बार्गेनिंग। थर्ड बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग में क्या है, अब इंसान को पता चल चुका है कि उसको कोई बीमारी है, कोई टर्मिनल इलनेस है, और वो भगवान के साथ बार्गेनिंग करने लग जाता है, एक डील प्रोसेस करने लग जाता है कि मैं ये करूँगा, आप मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, मैं वो करूँगा, आप मेरी बीमारी ठीक कर दो। आप बार्गेनिंग को ये एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि वो बोल रहा है कि इफ़ आई डू गुड देन मे बी गॉड विल सेव मी, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो भगवान मुझे बचा लेगा। इफ़ ओनली आई कुड लिव टू सी, क्या मैं सिर्फ यही देखने के लिए ज़िंदा बचा हूँ। इफ़ ओनली आई कुड लिव टिल क्रिसमस, क्या मैं सिर्फ क्रिसमस तक जी सकता हूँ। तो ये सारे बार्गेनिंग के प्रोसेसेस हैं। ओके, तो यहाँ पर हम फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ डी हमारे पास है डिप्रेशन। जब इंसान को पता चल जाता है कि उसको कोई टर्मिनल इलनेस हो गई है, तो अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। वो धीरे धीरे सोचने लग जाते हैं कि अब वो क्या करे, अब तो उसकी बार्गेनिंग भी फेल हो गई है, वो थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज में आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि डिप्रेशन के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मैं इतना उदास हूँ और यहाँ किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी लाइफ बेकार है, गॉड मुझे इतना हेट क्यों करते हैं। तो वो ये सब सोच के इसमें चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है।
फिफ्थ स्टेज हमारे पास क्या है, ए इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्सेप्ट करने लग जाता है कि अब उसे जो टर्मिनल इलनेस हो चुकी है उसे उसी के साथ जीना पड़ेगा, उसे उसी के साथ अब रहना पड़ेगा। तो हम जो पढ़ते हैं वो हम कुबलर रॉस की थ्योरी पढ़ते हैं ग्रीविंग में, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये फुल फॉर्म आप ऐसे याद कर लेते हैं डाबडा से। एक्सेप्टेंस के एग्जाम्पल में आपको ये देखिए, अब जहाँ पे इंसान को पता चला है कि एक्सेप्टेंस फेज में आ चुका है, तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे एवरीवन डाइज एनीवे, कि सब लोग तो मरते हैं एक ना एक दिन, डाइंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मरना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, इट्स गोइंग टू बी ओके, माइट अ वेल प्रिपेयर फॉर इट, चलो ये सब तो होना ही है, क्यों ना मैं इसके लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। तो ये सारे क्या सेंटेंस क्या दिखाते हैं हमें, एक्सेप्टेंस के फेजेस। ठीक है, हम फर्दर मूव करते हैं। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताती जाऊँगी, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस क्या होती है, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और काफ़ी एक्सेलरेटेड फॉर्म में होती है। सेकंड हमारे पास क्या है, क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक इलनेस जो है वो लॉन्ग टर्म की इलनेस होती है। ये 3 फॉर्म्स में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। फर्स्ट इज़ एक्सेलरेशन, सेकंड इज़ रिमिशन एंड थर्ड इज़ प्रोग्रेसिव डिजनरेशन। जो एक्सेलरेशन है वो पीरियड है जहाँ पे क्रॉनिक इलनेस है वो बहुत ही एक्टिव हो जाती है, प्रोनाउंस फॉर्म्स में होती है। सेकंड जो रिमिशन है, रिमिशन में जो डिसीज़ है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में होती है, साइन एंड सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाता है और हमें लगता है कि जो इलनेस है वो ठीक हो गई है। थर्ड हमारे पास जो आता है वो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन है। उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस डिटोरिएशन हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है किसी भी फिजिकल स्टेट से। ठीक है, तो ये है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, जो कि है टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस में क्या है कि ये एक टर्मिनल इलनेस है हमारे पास। नेक्स्ट उसमें क्या है, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो मोर देन 6 मंथ के लिए रहती है या फिर रिजल्टेंट डेथ चली जाती है। इसमें हॉस्पिस केयर और पैलेटिव केयर ज़्यादा फोकस होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट इन करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में रादर देन क्योर में, जिसमें हम पेशेंट्स की फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल नीड से मिलते हैं। ओके, फर्दर हम मूव ऑन करते हैं लेवल्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ एक इस चैप्टर को जल्दी खत्म करने के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेवल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें जो हमारे प्रिवेंशन है वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो प्रिवेंशन है वो प्राइमोडल प्रिवेंशन है। मॉसबी की बुक के अंदर प्राइमोडल प्रिवेंशन नहीं दिया गया है, इसके अंदर सिर्फ 3 दिए गए हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। तो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर वो चीज़ें आती हैं, प्राइमोडल प्रिवेंशन। उसके अंदर वो चीज़ें आती हैं कि किसी भी बीमारी को होने से पहले ही हम उसे रोक दें, आई मीन बहुत पहले। जैसे कि बचपन से ही माँ जो है वो अपने बच्चों को शुगर नहीं खाने देती ताकि फ्यूचर में उन्हें डायबिटीज़ ना हो। बचपन से ही उन्हें फ्लोराइड वाला पानी दिया जाता है ताकि डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, प्राइमोडल प्रिवेंशन में आते हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास क्या प्राइमरी प्रिवेंशन है, ये भी वही इंटरवेंशंस हैं जो हेल्थ प्रमोशन के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हम वैक्सीनेशंस कराते हैं बच्चों का, या एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं बच्चों को ताकि वो फ्यूचर में हेल्दी रहें। ठीक है, इस यहाँ पर आ जाइए, आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जाम है कि आप एग्जाम्पल हैं कि आप एक हेल्दी हार्ट डाइट यूज़ करें, आप अवॉइड करें स्मोकिंग, इम्यूनाइजेशन करवाइए, आइडल वेट मेंटेन करिए और एक्सरसाइज करिए। सेकंड हमारे पास जो आता है वो सेकंड प्रिवेंशन आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, जो इसमें वो इंटरवेंशंस आएंगी जो डायरेक्टेड होंगी एट द डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन फॉर दैट डिसीजेज। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या आ सकते हैं, मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन है, ये आता है। ठीक है, या फिर हमारा जो है रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है जैसे कि मेमोग्राफी है या फिर पेप्समेयर है, ये इसके अंदर आता है। थर्ड हमारे पास जो आता है, आई मीन फोर्थ जो हमारे पास है वो टर्शरी प्रिवेंशन है। इसके अंदर वो सारे इंटरवेंशन हैं जो मिनिमाइज करते हैं इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीज एंड डिसेबिलिटी को लेके। इसके अंदर मेनली रिहेबिलिटेशन आता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचाना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होने के बाद। इसमें क्या है, जैसे सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड ट्रॉमा होता है, उसके बाद का रिहेबिलिटेशन है, कार्डिक रिहेबिलिटेशन है, एम्पुटेशन के बाद का रिहेबिलिटेशन है, ये हमारा टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। रिहेबिलिटेशन क्या है, अभी मैंने क्या बताया था, टू अटेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस आफ्टर द नेगेटिव चेंज इन द हेल्थ। ये है, बस आपको इतना ही याद करना है रिहेबिलिटेशन के अंदर। इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंटरवेंशंस उन पे होता है दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ रादर देन सेविंग लाइफ। ठीक है, आपको बस रिहेबिलिटेशन का इतना ही पढ़ना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ मेथड यूज टू असिस्ट अ पेशेंट टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड। क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शंस पढ़िए, रिस्टोरेटिव केयर, रिकैंसलेशन, रिहेबिलिटेशन या फिर रिक्रिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक मैस्लो हायरार्की के ऊपर क्वेश्चन है, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53। A 34-year-old mother of 3 children is admitted to a respiratory unit with pneumonia
Based on the Maslow's hierarchy of needs, which of the following patient's problem should the nurse assess addresses first? तो ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे. First is frontal headache from stress of hospital admission. B is anxiety related to concern about leaving children. C is shortness of breath from newly diagnosed pneumonia. या D is sufficient knowledge about the treatment plan. तो मैस्लो हायरार्की नीड्स में मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटाइज करना है आपको. प्रायोरिटी कैसे जाती है, लोअर नीड्स से लेके हायर नीड्स की तरफ जाती है. तो लोअर नीड्स में हमारे पास जो सबसे पहले क्या आ जाते हैं, हमारे पास आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, शेल्टर, फूड, ये सब है. तो यहाँ पर देखिए कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या आती है. फ्रंटल हेडेक फिजियोलॉजिकल नीड्स तो नहीं है. सेकंड, एंग्जाइटी भी फिजियोलॉजिकल नीड्स है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फ्रॉम न्यूली डायग्नोस्ड निमोनिया, हाँ ये क्या है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स है. डेफिशिएंट नॉलेज भी फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी. ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है. हम सेकंड चैप्टर को अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.